पाठ 7वां खुला आकाश। लेखक कुंवर नारायण। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि हमारी अंदर की दुनिया यानी कि हमारा मन बहुत बड़ा है, व्यापक है। जहाँ हम पहुँच नहीं पाते वहाँ हमारा मन पहुँच जाता है, लेकिन हमें अपने मन का विस्तार करना नहीं आता। हम संकुचित विचारों से अपने भीतर की दुनिया को निर्जीव बना देते हैं। हमें अपने भीतर की दुनिया में जितनी आज़ादी मिलती है शायद ही उतनी कहीं मिले। लेखक का कहना है कि हमें अपने स्वार्थी और संकुचित विचारों को त्याग कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। मकान पर मकान। जिस गली में मैं आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, नहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक सैकड़ी गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी। मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूं चूं की आवाजें निकाल सकते हो। मैं ऐसी सैकड़ी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। लेखक इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहता है जहाँ केवल मकान ही मकान है। वहाँ उसे न पेड़ दिखता है, न कोई हरियाली, न आकाश। उसे दिखने वाली चिड़िया भी उसे रबड़ या प्लास्टिक की लगती है। लेखक अपने रोज़मर्रा की जिंदगी में अभावों से जूझ रहा है। लेखक ऐसे सैकड़ी तंग गली से, मकानों की भीड़ से तंग आ गया है। लेखक का कहना है कि साहित्य वही है, सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं
या दाईं आंख से नहीं। लेखक का कहना है कि साहित्य वही है जो हमें दोनों दृष्टियां देता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। हमें भी किसी एक दृष्टि से उसे नहीं देखना चाहिए। जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने ही बारे में सोचे। कोशिश करे कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखे जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। इस परिच्छेद में लेखक हमसे कहना चाहता है कि हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, जिससे हम खुद को जान सकेंगे और दूसरों के किसी बात में हमारा हस्तक्षेप नहीं होगा। हमें दूसरों की सोच समझ का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के विचारों को भी स्वीकार करना चाहिए। कई बार हम सिर्फ अपनी ही सोच को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन दूसरों की सोच समझ को भी सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ ही होते हैं और कुछ नहीं, या सारी गायें केवल गायें ही होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य ही होते और कुछ नहीं। इस परिच्छेद में लेखक ने बताया है कि मनुष्य की अनेक स्वभावगत विशेषताएं होती है, जिस पर वह अच्छा या बुरा होता है। मनुष्य समय समय पर अपना असली रूप दिखाता है। लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान पाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। लेखक को खुले ढंग से जीना पसंद है। उसे लगता है कि वे ही लोग अपनी असलियत छिपाते हैं, जिनकी असलियत इतनी बुरी होती है कि उसे लोगों से छिपाना पड़ता है। तथा लेखक यह भी कहता है कि जो लोग व्यवहार तथा बातों को रचा बसाकर कहते हैं, इसके पीछे इनमें आत्मविश्वास ही नहीं होता। आत्मविश्वास की कमी के कारण लोग खुले ढंग से नहीं जी पाते। जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूं, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूं या अपने लिए उससे क्या पाता हूं, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूं। 75 का हो रहा हूं, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है।
यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। लेखक कहना चाहता है कि हम कितने साल जीते हैं ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता, हम किस तरह जीते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नदी, फूल, वृक्ष ये सारे दूसरों के लिए जीते हैं, ये केवल देना जानते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी हमेशा अपने जीवन का दूसरों के लिए उपयोग करना चाहिए। दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बंद पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। दिल्ली एक भीड़ भाड़ वाला शहर है। यहाँ बड़ा घर लेना हर किसी के बस की बात नहीं। गरीब लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और उम्र भर वही रहते हैं। वही उनकी पूरी उम्र गुजर जाती है। वे वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाते। बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए। उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। हमें दूसरों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, जिससे कुछ भी हाथ नहीं लगता। चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। उसकी सेवा में मैं भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। इस परिच्छेद में लेखक ने बहुत ही सही बताया है। आजकल हम सब मोबाइल की गुलामी में लगे हुए हैं। हम सब लोग चीज़ों के गुलाम बन गए हैं। लेखक का मानना है कि मनुष्य की जो गुलामी की प्रवृत्ति थी वो अब तक नहीं गई।